चलिए शुरू किया जाए। हम लोग का जो चल रहा था वही से शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि इफ टू masses of 3 kg kg और connected on the two sides of an Atwood pulley, then the value of acceleration and the tension in the वहां पे स्पाइरो वगैरह नहीं है, बाकी ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, ऐसा दिया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एटवुड पुली का अरेंजमेंट है। फिर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो मासेस दोनों साइड में कनेक्टेड है। तो इस साइड में बोल रहा है कि एक साइड में जो मास कनेक्टेड है उसका मास है 2 kg के बराबर, और दूसरा साइड में जो मास कनेक्टेड है इसका मास बोला जा रहा है कि ये 3 kg के बराबर, ये ऐसा है। ठीक है, अब दो बातें यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग को सोच के ही लगता है कि ये 3 kg वाले का बोलबाला रहना चाहिए और 3 kg का मास ऐसा आना चाहिए और 2 kg के मास को ऐसे ऊपर जाना चाहिए। हम लोग ड्राइविंग फोर्स मेथड लगाएं या एटवुड पुली के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एटवुड पुली के लिए बोला गया था कि एक्सेलरेशन ए जो होना चाहिए, जो हेवी मास है m2 माइनस जो लाइटर मास है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू क्या g, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हैवी मास कितना का है, तो 3 kg का है, माइनस स्मॉलर मास 1 kg का, सॉरी 2 kg का है जो छोटा वाला मास है। तो यहाँ पे 3 माइनस जो छोटा वाला मास है वो 2 kg का है, और नीचे में अगर दोनों मास को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 के बराबर होता है। तो ऊपर में देखिए 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो एक्सेलरेशन कितना का आया, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये एटवुड पुली में एक्सेलरेशन के लिए था। दूसरा बात, एटवुड पुली में टेंशन कितना होना चाहिए, जो टेंशन होता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, इसके बराबर टेंशन होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू m1 m2, तो m1 का वैल्यू देखो तो 3 kg के बराबर है, 2 kg के बराबर है, g का वैल्यू 10, और नीचे में दोनों को जोड़ेंगे तो सम 5 के बराबर। फिर से यहाँ पे इसको काटिए तो देखो 2 से 2 कट गया, तो इसका वैल्यू कितना के बराबर आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ पे 8 इंटू 3 24 न्यूटन के बराबर। तो ये आपका टेंशन है। तो इस तरीके का कहीं एटवुड पुली का अरेंजमेंट हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो और टेंशन का भी वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसको हटा दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ टू masses are m1 and m2 connected on the two sides of an Atwood pulley, then the acceleration of these masses is equal to
then the acceleration of these masses is equal to g by 3, then the value of m2 by m1। पहला बोला जा रहा है कि m2 by m1 जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो m2 by m1 पहला बोल रहा है 4 के बराबर होना चाहिए, दूसरा बोला जा रहा है 3 के बराबर, फिर बोला जा रहा है 2 के बराबर, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 5 के बराबर होना चाहिए इन दोनों का रेशियो। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां पे जो बोला गया है इस हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो यहां पे हम लोग जानते हैं एटवुड पुली के दोनों साइड में दो मास कनेक्ट होता है, तो m1 इधर की ओर कनेक्टेड है और m2 इधर की ओर कनेक्टेड है। देखिए अब अगला स्टेप में हम लोग क्या मानते हैं कि m2 एक डोमिनेटिंग मास है, बड़ा मास है, तो वो नीचे जाएगा और m1 जो है स्मॉलर मास है तो उसको जाना चाहिए क्या, m1 को इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन a का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है m2 बड़ा मास माइनस छोटा मास डिवाइडेड बाय दोनों मास का सम, तो m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, g के बराबर, कि इतना का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुल एक्सेलरेशन कितना का है, तो g बाई 3 के बराबर है। यहाँ पे देखिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू किसके बराबर, तो दूसरा वाला पार्ट में भी g होना चाहिए। g से g ऐसे कैंसल हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 तो यहाँ पे सीधा सीधा आ गया कि ऊपर में मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ नहीं है तो 1 है। ये इधर से ऐसा मल्टीप्लाई हुआ तो 3m2 माइनस, देखिए उधर क्या होना चाहिए, तो 3m2 माइनस इसका वैल्यू जो होना चाहिए कि 3m2 माइनस किसके बराबर, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 3m1, ये 3 इस टर्म से जाके ऐसे टकरा गया। अब यहां से देखोगे तो x वाले को एक तरफ इकट्ठा करना है, तो 3m1 यहां से आया तो m1 प्लस 3m1 और 3m2, m2 तो उस साइड जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस m2 ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 4m1 इक्वल टू 2m2 बचा या 2m2 इक्वल टू 4m1 है, तो यहां से देखो m2 बाई m1 मतलब 4 बाई 2, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो 2 के बराबर इसका वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बात पूछा था कि भाई अगर एक्सेलरेशन जो है वो किसी एटवुड पुली अरेंजमेंट में इतना के बराबर है तो क्या होना चाहिए, वैल्यू किसका क्या होना चाहिए, इसका मासेस का रेशियो m2 बाई m1, तो m2 बाई m1 ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन तब अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फंडामेंटल कुछ कैरेक्टर जो सिमिलर और एक ह्यूमन बीइंग का एक रोड है kg and 4 kg are connected through strings as shown, then the ratio of the tension in string 1 and 2। क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कैसे कनेक्शन कैसा है वो दिखाया गया है, एज सोन बोला गया है। ऊपर में इस तरीके से पुली टंगा हुआ है, इस पुली से देखिए तो ऐसा बोला गया है कि 4 kg का मास ऐसे कनेक्टेड है, फिर इस मास को जमीन से ऐसे बांध दिया गया है और फाइनली उल्टा साइड से कौन सा मास कनेक्टेड है, तो उल्टा साइड से मास 6 kg कनेक्टेड है। इसको बोला जा रहा है कि ये स्ट्रिंग 1 है
और इसको बोला जा रहा है कि ये वाला स्ट्रिंग 2 है, ये ऐसा है। तो स्ट्रिंग 1:2 स्ट्रिंग 2 में टेंशन कितना है ये हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। तो पहला बोल रहा है कि टेंशन जो है वो 1:2 के बराबर है। दूसरा बोल रहा है नहीं, टेंशन का जो रेशियो है वो 1:3 के बराबर है। तीसरा बोल रहा है कि नहीं, दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन जो है वो 2:3 के बराबर है, कि टेंशन का रेशियो ऐसा है। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है जो टेंशन का रेशियो है वो 3:2 ऐसा है। चलिए यहां पे अगर देखा जाए तो मोशन होगा कि नहीं होगा, तो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि ये 6 kg मास अगर इसको खींचना चाहेगा तो यहां से तो बंधा हुआ है, तो मोशन क्यों होगा, तो मोशन नहीं होगा। सबके सब जो होंगे इक्विलिब्रियम में ऐसे रहेंगे। अगर दोनों का एफबीडी बनाया जाए, मान लीजिए इस स्ट्रिंग में बोलते हैं टेंशन T2 है और इस स्ट्रिंग में बोलते हैं टेंशन T1 है, तो सबसे पहले किसका एफबीडी बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एफबीडी बनाते हैं 4 kg वाले का। तो 4 kg वाले का एफबीडी बनाओगे तो यहां पे देखिए टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी काम करता है, तो T2 ऊपर की ओर काम करेगा, 4 kg से दूर T2 ऐसा। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी काम करता है, तो T1 ऐसे काम करेगा 4 kg से दूर ऐसा इस स्ट्रिंग में। और इन दोनों के अलावा अगर ये हवा में है तो इसका अपना वेट जो है W4 ऐसे काम करना चाहिए। तो ये किसका एफबीडी बन गया, ये 4 kg वाले का एफबीडी बन गया। 4 kg वाले के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर ये हवा में इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कौन सा, T2 जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, उसको कौन बैलेंस करे, तो T2 को बैलेंस करे अपना W4 प्लस कौन सा, W4 प्लस T1 जो है वो ऊपर की ओर लगने वाले T2 को ऐसे बैलेंस करे। अब यहां से देखिए अगर W4 प्लस T1 ऊपर की ओर ऐसे काम कर रहा है तो W4 का वैल्यू हमको पता है कि 4 kg है, तो W4 का वैल्यू 40 न्यूटन है और T1 का वैल्यू नहीं पता, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया कि T2 इक्वल टू ऐसा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किसको अगला देखते हैं, तो 6 kg वाले का एफबीडी बनाओ। तो 6 kg पे देखो कौन कौन, तो 6 kg तो एक ही स्ट्रिंग से, ये तो दोनों से था तो दोनों का टेंशन था। 6 kg एक ही स्ट्रिंग से, तो टेंशन हमेशा काम करता है अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन T2 को देखिए ऐसे काम करना चाहिए, और यहाँ पे इसके कारण जो इसका होने वाला है क्या, इसके कारण जो इसका होने वाला है वेट W6 ऐसे काम करेगा। अगर 6 kg को इक्विलिब्रियम में होना है कि 6 kg भी तो इस बात को सेटिस्फाई करे कि एफ नेट जो हो वो 6 kg वाले के लिए भी 0 होना चाहिए। तो एफ नेट को 0 होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, W6 प्लस T2 इसका वैल्यू किसके बराबर, तो W6 प्लस T2 इसका वैल्यू 0 के बराबर ऐसा होना चाहिए। तो W6 प्लस T2 अगर मान लो 0 के बराबर है तो सीधे ऐसे जैसे हम लोग लिखते आए हैं कि ऊपर की ओर कौन, ऊपर की ओर जो T2 है उसको कौन बैलेंस करे, W6 बैलेंस करे। तो T2 का वैल्यू देखेंगे तो 6 × 10 किसके बराबर, 60 न्यूटन के बराबर, कि 6 kg का जो वेट होना चाहिए वो 60 न्यूटन, उसको टेंशन T2 बैलेंस कर रहा है। उसको लाके अगर क्या कर दीजिए, उसको लाके पुट कर दीजिए, कहां पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में। तो 4 kg का एफबीडी बना के जो इक्वेशन रखे हुए हैं, तो यहां पे देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, तो T2 इक्वल टू यहां पे किसके बराबर, 40 प्लस T1 के बराबर है। तो T2 का वैल्यू निकल चुका है, T2 है 60 के बराबर, इक्वल टू 40 प्लस T1। यहां से देखिए T1 का वैल्यू 60 माइनस 40, तो T1 कितना के बराबर आया, 20 न्यूटन के बराबर T1 आया। तो T2 ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, T1 अभी निकाल लिए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि रेशियो बताओ T1/T2, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो T1 देखो 20 न्यूटन के बराबर और T2 का वैल्यू कितना निकाले हैं,
T2 का वैल्यू निकाले हैं 60 के बराबर, देखिए 1:3 का रेशियो होगा। कि इस प्रॉब्लम में जो बात पूछा था उसको इंप्लीमेंट करके यहाँ पे रेशियो बता दिया गया कितने का होना चाहिए, 1:3 का रेशियो ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसको हटा के। चलिए अब एटवुड पुली में क्या करते हैं कि मासेस की संख्या को एटवुड पुली में बढ़ाया जा रहा है। कि देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम shown in the देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इधर से 2 kg कनेक्ट किया गया, इधर से 2 kg कनेक्ट किया गया और इधर से 1 kg कनेक्ट किया गया। ठीक है, ये ऐसा इस तरीके का मान लो अगर कहीं पे सिस्टम दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो पहला बोला जा रहा है एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर, दूसरा बोला जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर, तीसरा बोला जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर, और सबसे लास्ट बोला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर एक्सेलरेशन होना चाहिए। देखो हम लोग यहाँ पे भी जो ड्राइविंग फोर्स का अपना मेथड था वही लगाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मास जो है, पहला वाले को देखोगे तो ये वाला मास जो है ये क्या चाहता है, ये वाला मास चाहता है कि हम नीचे की ओर लेके जाएं सिस्टम को, तो ये नीचे ले जाना ऐसे चाहता है। फिर दूसरे वाले को देखोगे तो ये चाहता है हम अपना इधर की ओर ले चले, कि अगर इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2 और इसको मानते हैं 3। तो देखिए ये वाला वेट जो है W1 ये इसको नीचे लेके जाना चाहता है, W2 ऐसे नीचे लेके जाना चाहता है और W3 ऐसे नीचे लेके जाना चाहता है। तो यहां पे कोई अगर पूछे कि भाई यहां पे नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो यहां पे देखिए नेट ड्राइविंग फोर्स के लिए कि एफ नेट ड्राइविंग क्या होना चाहिए, तो वो होगा कि ये दोनों फोर्स W2 और W3 हैं, ये लोग एक साथ कंबाइन हुए हैं कि भाई ये दोनों चाहते हैं कि ये इधर की ओर जाए और ये वाला क्या चाहता है उल्टा दिशा में जाए, तो वो विरोधी है, तो वो हो गया आपका W1 ऐसे। अब यहां पे आके अगर सबका वैल्यू पुट करते हो तो देखो W2 प्लस W3 को अगर यहां पे जोड़ेंगे तो 2 जिसको रखे हैं उसका मास कितना है 2 kg, तो 2 इंटू 10, जिसको 1 रखे हैं उसका मास है 1 इंटू 10, और जिसको W1 बोल रहे हैं उसका जो मास है वो भी है 2 इंटू 10। यहां से देखिए नेट ड्राइविंग फोर्स कितना का बचा, तो 10 न्यूटन का नेट ड्राइविंग फोर्स बचा। तो हम लोग एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, तो एक्सेलरेशन के लिए बोला जाता था कि नेट फोर्स जितना काम कर रहा है डिवाइडेड बाय एम टोटल कितना के बराबर है। तो यहाँ पे एफ नेट निकालोगे तो एफ नेट का वैल्यू देखिए किसके बराबर, तो एफ नेट का वैल्यू है यहाँ पे 10 के बराबर, टोटल मास है कितना, सबको जोड़िए 5 kg के बराबर। देखिए एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पुराना मेथड है एफबीडी वाला वो भी लगा सकते हैं, बट उससे ज्यादा आसान मेथड कौन सा है, ये नेट ड्राइविंग फोर्स वाला मेथड है। तो ये हम लोगों का था किसका कहानी, इक्वेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का कहानी। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इक्विलिब्रियम से। अब हम लोग कि क्या बोला जा रहा है कि इफ अ मास of 5 kg is hanging in air as shown, then the value of the
टेंशन इन द स्ट्रिंग्स T1 एंड T2। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई एक 5 kg का मास है, ठीक है, इसको 2 स्ट्रिंग के मदद से ऐसे हवा में लटका के रखा गया है। पहला वाला स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ऐसे ही एक और स्ट्रिंग से इसको टांगा गया है और दूसरा वाला जो है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरीके से किसी को हवा में रख सकते हैं। इस स्ट्रिंग के टेंशन को T1 बोला जा रहा है और इस स्ट्रिंग के टेंशन को T2 बोला जा रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि भाई निकाल के बताओ कि क्या होना चाहिए यहां पे आपका T1 और T2 का वैल्यू। देखिए हमेशा से हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको आके इस तरीके के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले FBD बनाना पड़ेगा। तो अगर यहां पे FBD बनाते हैं तो यहां पे देखो हमेशा टेंशन कैसे काम करता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर की ओर, तो टेंशन T1 ऐसे काम कर रहा है और यहां पे ये एंगल कौन सा है, 60 डिग्री है। सिमिलरली ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन है, मान लो कि ये डायरेक्शन जिसके वो अलोंग कौन सा है, तो जिसके अलोंग Y एक्सिस है, तो ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये वाला टेंशन अगर T2 को देखे तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी काम करता है और T2 कितना एंगल बना रहा होगा, तो T2 अपना 30 डिग्री ऐसे बना रहा होगा। और सबसे लास्ट फोर्स कौन सा है, सबसे लास्ट फोर्स देखो वेट ऐसे नीचे की ओर काम करता होगा। तो वेट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 5 × 10 कितना के बराबर, 50 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। देखो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये सोचना है कि भाई अगर इक्विलिब्रियम होना है तो इक्विलिब्रियम होने के लिए किसी एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होने से काम नहीं चलेगा। समझिए कैसे, देखो T1 का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो T1 का इस डायरेक्शन में cos 60 डिग्री आएगा कि जिधर की ओर एंगल होता है उधर की ओर cos जाता है। तो T2 का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जाएगा, तो इस डायरेक्शन में T2 के हिसाब से देखेंगे तो T2 का जो कंपोनेंट जाएगा वो cos 30 डिग्री, तो ये x डायरेक्शन में दोनों का हिस्सा आया। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में देखोगे तो y डायरेक्शन में T1 की ओर से कितना, तो T1 का साइन जाना चाहिए, तो T1 साइन 60 डिग्री और T2 का भी साइन जाना चाहिए, तो T2 साइन 30 डिग्री। ये होता है फोर्सेस का रिजोल्यूशन कि ऐसे रखने से काम नहीं चलेगा, इसका x में इफेक्ट और इसका y में इफेक्ट पता चल गया। अब देखिए, अब अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारा हमेशा से क्या कंडीशन है कि x डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। तो x में नेट फोर्स 0 कैसे होगा, इधर से कौन खींच रहा है, तो इधर से देखो खींच रहा है T2 cos 30 डिग्री, वो इधर से खींच रहा है, तो T2 cos 30 डिग्री। इधर की ओर कौन खींच रहा है, तो इधर की ओर खींच रहा है T1 cos 60 डिग्री। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो x में कोई फोर्स बचा ही नहीं, ये जितना से इधर खींचा वो उतना से ही उधर खींचा, तो T2 × cos 30 डिग्री, तो cos 30 होता है √3/2 इसके बराबर। सिमिलरली अगर T1 का वैल्यू तो T1 × cos 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। तो यहां से देखिए 2 और 2 कट गया, √3 को उधर भेजेंगे तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1/√3 इसके बराबर। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन का काम हो गया कि इस डायरेक्शन में ये ऐसा होना चाहिए। चलिए अब हम लोग कौन से डायरेक्शन पे फोकस करते हैं, तो अब की बार अब जो फोकस करते हैं कि अगर x में नेट फोर्स 0 हुआ है
तो y में भी तो नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। यही बात तो हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए बोलते थे कि जो x में नेट फोर्स जीरो तो y में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहां पे देखिए y में नेट फोर्स जीरो होने के लिए सबसे पहले नीचे की ओर फोर्स कौन काम कर रहा है, ऊपर की ओर देखो तो T1 साइन 60 डिग्री, ये ऊपर की ओर काम करने वाला पहला फोर्स है T1 साइन 60 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए ऊपर की ओर दूसरा कौन काम कर रहा है, तो T2 साइन 30 डिग्री। इन दोनों को मिला के किसके बराबर होना है, तो W के बराबर होना है। कि यहां पे देखिए ये ऊपर की ओर जो दोनों फोर्स काम करते हैं दोनों मिलके किसको बैलेंस कर दे, तो W को बैलेंस कर दे। अब देखो T1 साइन 60 डिग्री, तो यहां से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो T1 इंटू रूट 3/2, T1 साइन 60 डिग्री का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद T2 साइन 30 डिग्री, तो T2 इंटू किसके बराबर, साइन 30 होता है 1/2। इसका वैल्यू देखिए किसके बराबर, W के बराबर। और W का वैल्यू हम लोगों को पता है किसके बराबर है, तो W का वैल्यू 50 न्यूटन के बराबर है। तो अब देखो दो रिश्ता मिल गया है T1 और T2 में। तो अब दोनों के दोनों को अगर पुट कर दीजिएगा तो यहां से देखिए किसी एक को रिप्लेस अगर करते हैं तो यहां से हम लोगों को पता है कि T1 इक्वल टू कितना आया था, तो रूट 3T2 आया था। T1 का वैल्यू इतना के बराबर। तो यहां से देखिए T1 की जगह पुट कर दीजिए, तो T1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं कि रूट 3 इंटू क्या, रूट 3 इंटू T2, यही तो T1 का वैल्यू है जी, T1 इक्वल टू रूट 3T2। यहां से देखिए यहां से बगल में जो रूट 3/2 है उसको एज इट इज लिखा गया, प्लस T2 इंटू कितना के बराबर 1/2 इक्वल टू 50 के बराबर। देखिए रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये 3T2/2 प्लस T2/2 इक्वल टू 50 के बराबर। 3/2 का मतलब होता है 1.5 और ये होता है आधा, तो 1.5 में आधा जोड़ेंगे तो यहां से देखिए 2T2 इक्वल टू 50, तो T2 इक्वल टू कितना आ गया 25 न्यूटन के बराबर। और T2 अगर 25 न्यूटन के बराबर है तो T1 कितना होना चाहिए, रूट 3T2, तो यहां से वो क्या हो जाएगा 25 रूट 3। देखिए T1 और T2 का ऐसे वैल्यू निकाल दिया गया है। तो यहां पे मेन बात क्या था कि भाई इस पे लगने वाले सभी फोर्सेज को देखो। तो अगर हवा में हैंग कर रहा है, दो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो दोनों स्ट्रिंग के कंबाइन में इसका टेंशन T1 और इसका टेंशन T2। यहां पे देखिएगा तो वेट ऐसे डाउनवर्ड काम करेगा। अब अगला बात क्या होना चाहिए कि जो x डायरेक्शन के फोर्सेज है ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले। तो ये एक दूसरे को बैलेंस किया तो ये और ये बराबर होना चाहिए। सिमिलरली y डायरेक्शन के फोर्सेज वो एक दूसरे को बैलेंस करे, तो इधर की ओर इन दोनों का जो सम है वो किसके वेट के बराबर। बाकी दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके T1 और T2 का वैल्यू निकाल दिया गया। चलिए ये बात था हम लोगों का FBD इक्विलिब्रियम इन सब से रिलेटेड। अब अगला बात जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, वो है मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। कि देखिए अभी तक या तो चीजें हवा में थी या तो क्या है, या तो चीजें जमीन पे था। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि देखिए ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई मास m ऐसे रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे कोई मास m ऐसे रखा हुआ है, तो देखो जैसे हम लोगों का परंपरा क्या रहा है, हम लोगों का परंपरा रहा है कि सभी मोशन का एनालिसिस किन दो डायरेक्शन में हम लोग करते हैं, x और y डायरेक्शन में करते हैं। अब उस परंपरा को छोड़ देना है।
अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को पूरा का पूरा मोशन देखना है इन दो डायरेक्शंस में। ये दो डायरेक्शंस होंगे कौन कौन, तो एक डायरेक्शन जो होगा उसको आप बोलेंगे एलोंग इंक्लाइन, कि इंक्लाइन के डायरेक्शन में ये आपका नया एक्स एक्सिस होगा। देखो जब भी मोशन को एनालिसिस करना है आपको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जरूरी नहीं है ऑलवेज एक्स और वाई ही हो, वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एलोंग इंक्लाइन और दूसरा क्या है, दूसरा होना चाहिए परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। अब जो हमारा फोकस का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, एक होगा एलोंग द इंक्लाइन और एक होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। यहां पे देखिए कि अगर मान लो किसी का मास m है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे काम करता है, तो इस वेट को अब तोड़ दिया जाएगा। देखिए कहने का क्या मतलब है, इस वेट को अब तोड़ दिया जाएगा और इस वेट का एक कंपोनेंट होगा जो इंक्लाइन के एलोंग, अभी तक वेट को नहीं तोड़ते थे, सिंस अब मोशन का एनालिसिस एलोंग द इंक्लाइन करना है तो वेट का एक कंपोनेंट होगा जो एलोंग द इंक्लाइन काम करेगा, इसको बोला जाता है mg sin थीटा। अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है तो वेट का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के एलोंग काम करेगा वो होगा mg sin थीटा, और वेट का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर काम करेगा वो होगा mg cos थीटा। देखिए ये आया कैसे होगा, तो यहां पे देखो ये इंक्लाइन है तो ये इसका देखिए वेट ऐसे काम करता है, तो अगर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल को होना चाहिए 90 माइनस थीटा, और ये अगर पूरा का पूरा 90 है तो वो वाला एंगल होगा थीटा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि W का कौन सा कंपोनेंट, तो थीटा जिधर होता है उधर कॉस जाता है तो W cos थीटा, और थीटा के जो उल्टा है उधर साइन जाएगा तो W sin थीटा, ये ऐसा होगा। तो यहां पे देखो हम लोगों को क्या पता चला कि वेट का दो दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट इधर की ओर और दूसरा इधर की ओर, ऐसा होगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ फोर्स, जो आप लिखते हैं कि एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, इज ऑलवेज क्या, इज ऑलवेज रिटन एलोंग द इंक्लाइन प्लेन। जैसे पहले आप बोलते थे कि भाई एक्स डायरेक्शन में लिखो, पहले बोलते थे एक्स में लिखो या वाई में लिखो, अब एक्स और वाई की जगह काम का डायरेक्शन कौन सा है, जिधर बॉडी मूव करेगा तो ये तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव करेगा, तो अभी एफबीडी वगैरह बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि सारा इक्वेशन जो लिखा जाएगा वो अलोंग द इंक्लाइन ही लिखा जाएगा। अब जो नया एक्स वाई है वही बात बोला जा रहा है कि नया एक्स वाई कुछ ऐसा होगा। तो उस आधार पे चलिए एक बार फाइनली इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही दिखा देते हैं कि अगर मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, अगर इसके ऊपर कोई मास ऐसे आपने रख दिया तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये एंगल थीटा है, तो देखो क्या क्या कैसे लिखना है। हमेशा अलोंग द इंक्लाइन, नीचे की ओर कोई चीज इसीलिए गिरता है कि अब पूरा का पूरा वेट नहीं, अब पूरा का पूरा वेट नहीं, वेट का एक कंपोनेंट इसको नीचे लेके जाना चाहता है। वेट का दूसरा कंपोनेंट देखिए कौन सा, तो mg cos थीटा इधर की ओर काम करेगा। और एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जहां कहीं कांटेक्ट है वहां से फ्रॉम द कांटेक्ट इनटू द बॉडी एक फोर्स काम करना चाहिए। तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे होगा कि अगर इस बॉडी को
हवा में लाएंगे तो ये बॉडी को देखिए, इसके ऊपर जी, यहां से mg sin थीटा नीचे की ओर अलोंग द इंक्लाइन इसको स्लाइड करवाना चाहता है, इसीलिए कोई चीज स्लाइड करता है। वेट का एक और कंपोनेंट है g cos थीटा या mg cos थीटा, वो इस तरीके से काम कर रहा है। और जहां कहीं कांटेक्ट है, फ्रॉम द कांटेक्ट एक और फोर्स काम करता है, उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। चलिए इसी आधार पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इनका आंसर करना है आपको। चलिए इसको हटा दिया जाए, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, बात तब समझ में आएगी बोलने का मतलब क्या था। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास system shown in the figure and the tension in the string। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि यहां पे बोला जा रहा है एक 2 kg का मास है, ऐसा रेस्ट कर रहा है। यहां पे इस तरीके का एक पुली लगा हुआ है और इससे फंसा के एक 3 kg का मास ऐसा है, ठीक है। यहां पे इस तरीके का है, आपसे बोल रहा है ये जो एंगल है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। अब दो चीजें एक साथ निकालने के लिए बोला है, एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। देखो अब ऐसा नहीं है अब ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों मासेज हवा में हो। अभी के हिसाब से अगर आप सोचिएगा तो अभी के हिसाब से सोचो तो यहां पे देखिए ये वाला मास जो है इसके लिए सारा काम होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और ये मास तो क्या है, हवा में है। अब देखिए, अब अगर हम लोग इनके लिए सोचेंगे तो ये वाला स्ट्रिंग है तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा। तो सबसे पहले सोचो जाएगा किधर की ओर। तो क्या लग रहा है आपको? देखो ये 2 kg है, ये कतई नहीं जीत सकता, जीतेगा 3 kg। अगर 3 kg जीत रहा है तो एक्सेलरेशन ए ऐसा होना चाहिए, 3 kg जो है वो 2 kg को भी क्या करेगा, ऐसे चढ़ा लेगा अपने ऊपर। तो यहां पे देखिए 3 kg का अगर बोलबाला होना है तो यहां पे एक्सेलरेशन ऐसे होगा, तो एक्सेलरेशन ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन ए को ए मानते हैं तो 3 kg अगर ए से नीचे जा रहा है तो 2 kg को क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाना चाहिए। तो यहां पे देखिए, अगर यहां पे हम लोग इसका क्या बनाना चाहते हैं, एफबीडी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले 3 kg वाले के लिए देखो, तो 3 kg वाले के ऊपर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है। तो हर किसी के ऊपर उसका जो वेट है वो तो काम करेगा ही। तो इसका वेट देखो, ये तो हवा में है, तो इसका वेट का कितना काम कर रहा है, तो 30 न्यूटन का इसका वेट ऐसे काम कर रहा है। इसके ऊपर टेंशन टी अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे काम कर रहा है, और ये किधर की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ए ऐसा होना चाहिए। अपना पुराना फॉर्मेट क्या है, जो जीतने वाला फोर्स है तो जीतने वाला फोर्स है आपका वेट माइनस जो हारने वाला फोर्स है टेंशन, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, तो m इंटू ए के बराबर। कि ये हम लोग तो हमेशा से लिखते आते हैं कि एफ नेट इक्वल टू एम ए ऐसा होना चाहिए। तो जीतने वाला फोर्स देखिए कितना का है, 30 का, माइनस टेंशन फोर्स नहीं पता निकालना है, मास पता है 3 के बराबर, 3 इंटू ए। देखिए एक बॉडी के लिए एफबीडी बना दिया गया। अब देखो 2 kg वाले पे ध्यान दीजिए, तो देखो 2 kg वाले पे यही बात बोला गया कि अगर 2 kg वाले का एफबीडी बनाओगे, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर की ओर कौन काम करेगा, mg साइन थीटा। तो यहां पे देखिए यही बात बोला जाता है कि जो इंक्लाइन प्लेन पे चला गया
उसके लिए वेट जो है वो mg नहीं आएगा। अलोंग द इंक्लाइन कितना के बराबर, तो अलोंग द इंक्लाइन देखिए mg साइन थीटा इसके बराबर ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए टेंशन किधर की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर टेंशन टी ऐसे काम करना चाहिए। यहां पे देखिए एक्सेलरेशन ए जो है ये तो ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे होना चाहिए। तो 2 kg के लिए अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2 kg के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जीतने वाला फोर्स। तो जीतने वाला फोर्स कौन है, टेंशन वाला फोर्स देखो यहां पे जीत रहा है। हारने वाला फोर्स कौन सा है, तो mg साइन थीटा इक्वल टू ma ऐसा होना चाहिए। देखो अब की बार इक्वेशन कौन से डायरेक्शन में, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगाया जा रहा है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन टेंशन ऊपर की ओर है और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg साइन थीटा नीचे की ओर काम कर रहा है। टेंशन नहीं पता mg, तो 2 kg मास है तो mg कितना होना चाहिए 20 साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू किसके बराबर 2a के बराबर। यहां से देखिए t माइनस 10 इक्वल टू 2a के बराबर। अब आपके पास 2 इक्वेशन बन चुका है। तो ये काम तो पहले भी करते थे, FBD बनाना, 2 इक्वेशन बनाना, उन दोनों इक्वेशन को फिर जोड़ देना। बट यहां पे बस एक बात बदला है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में केवल और केवल फोर्स का कौन सा, तो mg साइन थीटा ही लिया जाता है। अब जो 2 इक्वेशन बना है इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से देखिए इस साइड में कितना जुड़ना चाहिए, तो 30 माइनस टी प्लस यहां से t माइनस 10, उस साइड में 2a प्लस 3a 5a के बराबर। t से t कट गया, 5a देखिए कितना के बराबर है 20 के बराबर। a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहां पे एक्सेलरेशन a ऐसे मिल गया। अब अगर a का वैल्यू आ गया है, दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 30 माइनस टी इक्वल टू 3a के बराबर है, तो 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू 4, t इक्वल टू 30 माइनस 3 इंटू 4 मतलब 12। टेंशन इक्वल टू देखो 18 न्यूटन के बराबर है। तो अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे आ गई तो रिपीटेडली बाकी सब बातें वही है। बस एक बात ध्यान देना है कि जो बंदा इंक्लाइन प्लेन पे बैठा है उसका mg साइन थीटा जो नीचे की ओर काम कर रहा होगा वही इंपॉर्टेंट होगा, बाकी सभी जो है वो एज इट इज रहेंगे। चलिए अब अगला बात जो फोर्स में हम लोगों को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम क्या है, तो जो अगला बात फोर्स में हम लोगों को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। कि भाई फ्रिक्शन का क्या मतलब है, तो देखो प्रैक्टिकली अगर ना बोला गया था तो अभी तक आप सभी सरफेसेस को स्मूथ ही मान रहे थे। मान लीजिए कि यहां पे कोई आदमी है, एक फुटबॉल ऐसा रखा हुआ था, इसको किक किया और फुटबॉल थोड़े देर बाद रुक गया। तो क्यों रुक गया, भाई हम लोगों का तो पुराना कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज जो है जो मोशन में है वो तब तक रेस्ट पे नहीं लाएगा। मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए हमको किस चीज का जरूरत है, फोर्स का जरूरत है। तो भाई ये फुटबॉल कैसे रुक गया, ये तो अपना क्या था, ये तो अपना मोशन में था। तो फुटबॉल जो रुका है वो फ्रिक्शन के वजह से रुका है। देखिए फ्रिक्शन का क्या इच्छा होता है, फ्रिक्शन का इच्छा होता है कहीं भी रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन ये चाहता है कि दो लोगों के बीच में आपस में मोशन ना हो, इसी को अवॉइड करने वाला फोर्स जो है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। जहां कहीं भी कांटेक्ट होगा वहां पे फ्रिक्शन नाम का फोर्स होगा। तो क्या बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज कांटेक्ट फोर्स जो क्या काम करता है कि विच opposes the
relative motion between the contact surfaces कि फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है, तो फ्रिक्शन हमेशा विरोध करता है किसको, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है जो रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो फ्रिक्शन चाहेगा कहीं पे भी रिलेटिव मोशन ना हो, सभी लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, स्टेशनरी हो, ये फ्रिक्शन की इच्छा होती है। अब देखिए, अब क्या बोला जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कि देखिए ऐसा हो सकता है जैसे हम लोग खड़े इसलिए रह पाते हैं, जैसे मान लो इसको मैंने धक्का मारा और ये नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा भाई, मैं तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये स्टिल नहीं चल रहा है। तो ऐसे फ्रिक्शन को कि यहां भी फ्रिक्शन है, और सिमिलरली कोई फुटबॉल को थ्रो कर दिया गया, ये रुक गया, तो यहां भी फ्रिक्शन है। तो दो टाइप का जो फ्रिक्शन होता है उसमें से पहला फ्रिक्शन को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पहला टाइप का फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, कि बोला जाता है कि वेन एवर देयर इज नो मोशन बिटवीन द contact surfaces the force of friction कि फ्रिक्शन को होने के लिए जरूरी नहीं है कि मोशन हो ही रहा हो। जैसे मान लीजिए इस डेस्क को अभी भी खींच रहा हूं, अच्छा खासा ताकत से नहीं खींचा रहा है और ताकत की जरूरत है, तो क्यों नहीं खींचा रहा है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन तब भी काम करता है जब कोई चीज रेस्ट पे हो। तो क्या बोला गया कि whenever there is no motion between the contact surface the force of friction is called static friction। कि यहां पे क्या बोला जाता है, यहां पे बोला जाता है ऐसे केसेस में कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। दूसरा जो फ्रिक्शन होता है उसको बोला जाता है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी फुटबॉल को किक मार दिए, थोड़े देर बाद वो रुक जाता है, तो वो भी तो फ्रिक्शन की वजह से रुका है। तो वो फ्रिक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, तो वो फ्रिक्शन डिफाइन किया गया है ऐसे कि वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन the contact surface such friction is called dynamic friction। कि ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को हम लोग डायनेमिक बोलते हैं जब कभी भी रिलेटिव मोशन हो रहा है किनके बीच में, कांटेक्ट के बीच में, तो हम लोग फ्रिक्शन को, कि फुटबॉल चल रहा है तो वो डायनेमिक है, और यहां पे इस पोडियम पे लगाया जा रहा है तो वो क्या है, वो स्टैटिक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अगला बात में क्या बोला जाता है, अगला जो बात है वो हम लोगों को बोला जाता है कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए लॉ ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है, कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन का मतलब यह होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस इज डायरेक्टली proportional to the normal reaction
बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। देखिए क्या बोला जा रहा है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो अगर इस ब्लॉक को मैंने यहां पे ऐसे रख दिया, ठीक है, और इस ब्लॉक को मैंने ऐसे किक मार दिया, कुछ वेलोसिटी इसको मिल गया, तो फोर्स एनालिसिस से आप क्या जानते हो, देखो फ्रिक्शन भी क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स ही तो है। फोर्स एनालिसिस से आपको कुछ कुछ बातें इस ब्लॉक के बारे में पहले से पता है। देखो इस ब्लॉक के बारे में पहला बात यह पता है कि दुनिया में हर किसी के पास वेट होता है, तो उसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे काम करेगा। फिर हम लोगों को पता है कि हर किसी के पास क्या होता है, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करेगा। तो देखिए जब सरफेसेस क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, जहां चलना भी मुश्किल होता है, तो सरफेसेस बहुत ज्यादा स्मूथ होगा, उस समय बोला जाता है कि कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। ऑन स्मूथ सरफेसेस देयर इज नो फ्रिक्शन। लेकिन अगर रफ सरफेस रहेगा तो इन फोर्सेस के अलावा अगर बॉडी मूव करके भागना चाहेगा तो इन फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स आएगा फ्रिक्शन का। तो देखो ये फुटबॉल या ब्लॉक इधर की ओर भागना चाहता है, फ्रिक्शन बोलेगा होल्ड ऑन, इसको नहीं भागने दिया जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे काम करता है कि जिधर की ओर कोई मूव करना चाहता है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कि मान लीजिए यहां से मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको स्लाइड करना चाहता हूं, तो वहां जमीन और इस पोडियम के बीच में 5 न्यूटन का फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। वही 5 न्यूटन का फ्रिक्शन उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर मैं इसे अपनी ओर खींच रहा हूं कि मेरा फोर्स इधर की ओर है, तो जमीन और इस ब्लॉक के बीच में एक फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है जो इसको मूव नहीं करने दे रहा है। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन का फोर्स बोला जाता है। तो क्वेश्चन में यह बोला गया है इस स्टेटमेंट में, जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, कि फ्रिक्शन कितना ज्यादा होगा। मान लो ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर ये पोडियम मूव ही नहीं करेगा, कभी ना कभी तो इतना ताकत लगा ही दूंगा कि इसको मूव करा लूंगा, कभी ना कभी तो इतना ताकत लगेगा ही कि डिस्क खिंचा जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। तो नॉर्मल रिएक्शन पहले तो फोर्स के दुनिया में इंपॉर्टेंट था ही, फ्रिक्शन के दुनिया में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स को डिसाइड करता है। फिजिक्स में पहले भी बोले हैं, जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल हो जाता है वहां पे एक कांस्टेंट आता है, यहां पे इसको म्यू बोला जाता है। कि म्यू का मतलब क्या हुआ, तो म्यू का मतलब हुआ यहां पे कि म्यू को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है एक फिक्स वैल्यू होता है। कि ये क्या होता है, कहने का मतलब फिक्स वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है किसके किसके बीच में कांटेक्ट है। जैसे मान लीजिए शूज और टाइल्स के बीच में म्यू का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, जो भी होगा। मान लो एल्यूमिनियम के ऊपर आयरन स्लाइड कर रहा है तो म्यू हमेशा फिक्स होगा। जैसे ही दो कांटेक्ट सरफेस फिक्स हो गए कि वुड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइल्स पे क्या है, तो जिंदगी भर वो यही रहेगा, चाहे इस रूम में वुड रहे चाहे उस रूम में, कि दो लोगों के इसी वुड के इसी टाइल के ऊपर हो सकता है शूज के लिए म्यू कुछ और हो, वुड के लिए कुछ और हो, लेकिन दो लोगों के लिए हमेशा सेम होता है। तो म्यू क्या है, म्यू है प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट सरफेस। तो कब फ्रिक्शन कितना रहेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू इसके बराबर रहेगा।
अब इसके आधार पे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको बोला जाएगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन, या इसी को हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कि काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि मान लो ऐसा कोई बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी है, अगर ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, अगर ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो भाई हम लोग जानते हैं कि अगर फ्रिक्शन है, अगर सरफेसेस रफ है तो पक्का एक और फोर्स काम करेगा, अन्य फोर्सेस के अलावा वो होगा फ्रिक्शन। तो यहां पे देखिए वेट नीचे की ओर काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। तो देखो अब अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में देखें तो एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। यहां पे देखिए कि जो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए कि भाई मोशन तो एक्स में हो रहा है, अगर दोनों डायरेक्शन चलिए अलग अलग ही लिखते हैं कि कोई कंफ्यूजन हो ही ना। सबसे पहले देखो हम लोग किस डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में। तो ऐसा तो होगा नहीं, मान लो एक ब्लॉक को ऐसे जमीन पे सहला दे तो वो हवा में उड़ जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो वाई डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो वाई डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, वेट के बराबर। कि वाई में तो भाई दो ही फोर्स है, ये तो फ्रिक्शन तो एक्स में है, तो वाई में नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया, देखिए m इंटू जी, इसके बराबर नॉर्मल रिएक्शन आया। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में एफ नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, m इंटू ए, इसके बराबर। कि भाई एक्स में तो मोशन हो रहा है, एक्स में कौन काम करेगा, तो एक्स में काम कर रहा है एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इक्वल टू किसके बराबर, एम ए के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन खुद किसके बराबर होता है, तो बोला तो गया है फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू देखिए म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम ए। म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर देखो नॉर्मल खुद किसके बराबर है, एम जी के बराबर, इक्वल टू एम ए। यहां से देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू किसके बराबर, म्यू इंटू जी, इसके बराबर होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहां पे क्वेश्चन जब करेंगे कि दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है इज निगेटिव, दिस एक्सेलरेशन इज निगेटिव, कि भले ही आप ए इक्वल टू म्यू जी ऐसे निकालेंगे बट ए को आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। देखो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस बॉडी के लिए अगर देखोगे तो इस बॉडी पे देखिए आपका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और एक्सेलरेशन के समय बताया भी गया था कि निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड कम होता चला जाएगा, 10 से 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर चलिए 2 क्वेश्चन आज करते हैं, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ मार्बल ब्लॉक इज गिवन वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड on a rough floor where coefficient
of friction is 0.3, then the time and distance in which the block will come to rest once again। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, तो यही हम लोग फ्रिक्शन की बात कर रहे थे कि भाई ऐसा कोई मार्बल का ब्लॉक कहीं पे पड़ा हुआ, ठीक है, आप आके इसको मान लीजिए किसी ने आके इसको ठोकर मार दिया, किसी ने आके इसको टक्कर मार दिया, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया। पर हम लोग जानते हैं कि डेफिनेटली ये ब्लॉक जो है वो आफ्टर सम टाइम रुक जाएगा। तो इसके पास जो इसको शुरुआत में स्पीड दिया गया है वो कितना के बराबर, 12 मीटर पर सेकेंड के बराबर की शुरुआत के स्पीड को हम लोग यू बोलते हैं। अब देखो 12 मीटर पर सेकेंड से इसको स्पीड दिया, तो जैसे ही ये मोशन में आया, हम लोग क्या बोलते हैं कि मोशन में आने के साथ फ्रिक्शन बोला कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको रोको, फ्रिक्शन ऐसे काम किया। बाकी दोनों फोर्सेज आप ऑलरेडी जानते हैं, वेट ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे, नॉर्मल ऊपर की ओर ऐसे। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन खुद mg के बराबर अभी अभी देखा है। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन ही तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो यहां से म्यू mg देखिए, तो म्यू mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है। तो यहां पे देखो m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू म्यू इंटू जी इसके बराबर बचा। यहां पे देखिए खुद बोला है कि यहां पे जो दोनों सरफेस है इनके बीच में जो म्यू का वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो इनके बीच में म्यू का वैल्यू 0.3 के बराबर है। तो म्यू इक्वल टू देखिए 0.3 इंटू 10, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। लेकिन देखो अपना जो u है वो इधर की ओर है और एक्सेलरेशन इधर की ओर, इसीलिए जब प्रॉब्लम में हम लोग जाएंगे तो अब जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू कितनी है, इसको आपको -3 ऐसा मानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इसको प्लस ही रखा आंसर गलत आ जाएगा। क्यों माइनस लिया है कि भाई बॉडी मूव कर रही है इधर की ओर, u है इधर की ओर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में है, तो उल्टा को माइनस बोलते हैं ऐसे। अब देखिए हम लोगों को बोला है कब जाके रुक जाएगा, तो कब जाके रुक जाएगा, जिस दिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया कि 12 से घट के क्या होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू किसके बराबर होता है, u प्लस एटी, तो u प्लस एटी का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। यहां से देखिए u का वैल्यू कितना के बराबर है, तो u का वैल्यू 12 के बराबर है। एटी का वैल्यू तो -3 इंटू यही t तो निकालना है इक्वल टू 0, 3t इक्वल टू 12, t इक्वल टू देखिए 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद जाके ये मार्बल का ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। अब टाइम मिल गया, कितना दूर जाके रुकेगा, तो कितना दूर जाके रुकेगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, s इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये s का वैल्यू होता है। तो कितना दूर जाके रुकेगा, तो u का वैल्यू देखिए 12 के बराबर था, टोटल 4 सेकेंड लगा है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना के बराबर, तो ये बात मत भूलना एक्सेलरेशन निगेटिव है, उसको पुट करना पड़ेगा। तो ये -3 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 4 है, तो फिर से देखो 4 का स्क्वायर ऐसे, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये होगा 48, 12 इंटू 4 -4 का स्क्वायर इंटू 3, तो कितना हो गया 48/2 -24, सॉल्व करके देखिए
24 मीटर आ रहा है। तो ये बात पता चला क्या कि इस ब्लॉक को अगर मान लीजिए किसी ने इस तरीके से स्लाइड कर दिया है तो कितना देर बाद जाके ये रुकेगा, तो ये 4 सेकेंड बाद जाके रुकेगा। तब तक में कितना दूरी ट्रेवल कर लिया होगा, तब तक में ये 24 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो चलिए फ्रिक्शन के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे आपका फ्रिक्शन फिर कल कंटिन्यू किया जाएगा। अच्छा